तो कहाँ पे थे हम, इस क्वेश्चन पे पहुँचे थे हम। तो हमें पता है कि जो हमारा जो डिस्चार्ज है दैट इज इक्वल टू 1/n r⁻²/3 s⁻1/2 एंड एरिया दैट इज q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू r⁻²/3 एंड एरिया। तो यहाँ पे जो चाहे हमारा q हाफ है या q फुल है, जो r हमारा वो कॉन्स्टेंट ही रहता है, क्योंकि r जो हमारे पास होता है वो रेशो ऑफ a/t होता है, a/p होता है। उस वजह से ये r हमारा कांस्टेंट रह जाता है और हमारा जो q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया आ जाता है। अब हमारे पास जो पहले जो एरिया है वो q फुल अगर करेंगे वो πd²/4 आएगा, और दूसरी केस में अगर हम करेंगे तो एरिया जो है वो हाफ हो जाएगा, दैट इज़ πd²/8 दैट इज इक्वल टू 2। यानी कि रेशो जो आएगा q हाफ एंड q फुल, यानी कि q फुल एंड q हाफ दैट इज इक्वल टू 2। तो कभी कभार ये रेशो ऑफ रेसिप्रोकल में भी पूछ सकता है q हाफ बाई q फुल। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे वेलोसिटी का जो रेशो है वो चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी का रेशो 1 ही रहेगा, चाहे वो q फुल में हो, q हाफ में हो, हाफ फुल डेप्थ हो या जो भी हो, फुल डेप्थ तो वो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, क्योंकि वो जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r⁻²/3। जब r ही चेंज नहीं हो रहा तो q इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि q डिपेंड्स आल्सो अपॉन एरिया, इट नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द r, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द a। तो आई होप कि दैट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला इस क्वेश्चन में, 130 मॉडल है हमारे पास, एक्सेलरेशन ये है, आप बोले हमें जो प्रोटोटाइप की एक्सेलरेशन है वो क्या होगी। तो उमूमन क्या होता है कि यहाँ पे हमारे दिमाग में ये छप गया होता है कि प्रोटोटाइप की जो हर कोई चीज़ वो ग्रेटर होती है, तो हम ग्रेटर वैल्यू को ढूंढेंगे यहाँ पे, तो डी वैल्यू ग्रेटर है वो होगा, डायरेक्टली इस पर मार्क कर सकता है। लेकिन ये गलत आंसर बिल्कुल है। अगर इसको हम फ्रूट मॉडल से करते हैं तो जो अल्फ़ा ऑफ प्रोटोटाइप यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटोटाइप एंड अल्फ़ा ऑफ मॉडल जो होती है वो 1 के बराबर आती हैं बाय यूजिंग फ्रूट लॉ। तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आता, यानी कि जो एक्सेलरेशन मॉडल की वो एक्सेलरेशन प्रोटोटाइप की भी होगी। तो इसका आंसर बिल्कुल 1.3 आएगा। तो कल आपको अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो एक्सेलरेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है। आई बात समझ में आपको। इसका मतलब यह भी है कि वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप जो भी टाइम ऑफ प्रोटोटाइप इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मॉडल डिवाइड बाई टाइम ऑफ मॉडल, दैट इज अगर का रेशो निकालेंगे तो 1 निकलता है, दैट इज 1 दैट इज इक्वल टू। और यहाँ पे अगर आपको डिस्चार्ज पूछेगा तो डिस्चार्ज होता है जो डिस्चार्ज ऑफ QR डिस्चार्ज ऑफ मॉडल होता है वो आपको पता ही होगा वो कितना होता है, वो LR⁻2.5 आता है। आई समझ। और यहाँ पे जो आपका लेंथ और टाइम है वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ LR, यानी LR⁻1/2 ये आपकी लास्ट सारी पता होनी चाहिए, इस पर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बोलते हैं देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। ये ओपन चैनल का क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन ओपन चैनल से है। देखते हैं क्या कह रहे हैं इन क्वेश्चन में। ये बोला स्टेडी डिस्चार्ज ऑफ 1 क्यूबिक फ्लोज यूनिफॉर्मली इन अ रेक्टेंगल चैनल ऑफ इतनी डेप्थ, स्लोप ऑफ द चैनल बेड इज, स्लोप ऑफ द चैनल बेड इज। तो क्या है कि इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन जहाँ भी आप देखोगे ना, ऐसे क्वेश्चन जहाँ भी आपको देखने को मिले, आप क्या करो कि YC कैलकुलेट करो इनका। YC आपको पता ही है कि वो होता है कि Q²/G⁻1/3 फॉर रेक्टेंगल चैनल, और ट्रायंगुलर दे तो उसके हिसाब से फिर आप YC को कंपेयर करो। जो आपकी जो गिवन डेप्थ है ना, जहाँ की डेप्थ ऑफ 250 mm, इसके हिसाब से इसको कंपेयर करो। आप अगर आपका क्या है कि YC जो क्रिटिकल डेप्थ है ग्रेटर दैन YN आ रहा है, नॉर्मल डेप्थ से ज़्यादा आ रहा है, क्रिटिकल डेप्थ नॉर्मल डेप्थ से ज़्यादा है, इसका मतलब है स्लोप जो है वो माइल्ड स्लोप है। अगर कम आ रहा है तो एडवर्स स्लोप है। ये बात सीधी बात है, क्योंकि जितना स्लोप ज़्यादा होगा उतना हम एडवर्स की तरफ जाएंगे, जितना हमारा स्लोप कम होगा तो उस हिसाब से हम माइल्ड की तरफ जाएंगे, और जहाँ पे नेगेटिव होगा वहाँ पे एडवर्स होगा। तो इसको आप कंपेयर करो ऐसे, तो आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद और एक क्वेश्चन क्या है, इन ड्राइविंग द इक्वेशन फॉर द हाइड्रोलिक जंप इन द रेक्टेंगल चैनल। जब हम ये करते हैं तो हम कौन सी इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो इसका आंसर है वो करेक्ट आंसर जो है, हम यहाँ पे जो हम लगाते हैं यहाँ पर से कंटिन्यूटी एंड मोमेंटम इक्वेशन।
अगर हमारा यहाँ पे आएगा हाइड्रोलिक जंप के बजाय हाइड्रोलिक लॉस, जब हमारी एनर्जी लॉस होती है ना EL, वहाँ हम एनर्जी का भी इस्तेमाल करते हैं। वहाँ इन एडिशन टू दीज टू प्लस एनर्जी भी आएगा, यहाँ पे आएगा कंटिन्यूटी एंड मोमेंटम इक्वेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि वाइड चैनल है 1 मीटर डीप है, वेलोसिटी ऑफ इतना है। इफ डिस्टर्बेंस, यहाँ पे समझने की बात है कि इफ डिस्टर्बेंस इज काज्ड टू एन एलिमेंट्री वेव कैन ट्रैवल अपस्ट्रीम, जहाँ पे आपकी एलिमेंट्री वेव अपस्ट्रीम ट्रैवल करती है, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ आपका जो डाउन स्ट्रीम है वो एक्ट करता है एज कंट्रोल। तो जब जहाँ पे वो डाउन स्ट्रीम कंट्रोल वो एज कंट्रोल एक्ट करता है, वो हमारा कौन सा होता है, वो हमारा सब क्रिटिकल फ्लो होता है। आपको तो पता होगा ये सब क्रिटिकल फ्लो है ये, अगर इसका अपोजिट है तो तब सब सुपर क्रिटिकल है। तो इस हिसाब से आपकी जो अपस्ट्रीम वेव की वेलोसिटी होती है, द वेव विद ए वेलोसिटी, एलिमेंट्री वेव कैन ट्रैवल अपस्ट्रीम विद ए वेलोसिटी। अब जो वेलोसिटी वेव होती है वो v माइनस क्लैरिटी होती है, यानी कि √GY। तो आपकी जो गिवन वेलोसिटी है 2.13, उसको आप माइनस करो GY से, तो जो भी आपको आंसर मिलता है यहाँ पे आप इसको मैच कर सकते हो। तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे आपका एनवायरनमेंट से क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा डाटा देखने को मिलेगा, लेकिन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको सिंपली क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको देखना है कि आपको बोला गया है द मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ द सैंपल इज़, मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ द सैंपल इज़। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर किस हिसाब से बोला है इसने, देखो नंबर ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट इज आउट, हमें पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट देखने होते हैं 431, तो 431 के हिसाब से ये हमारा आंसर आ सकता है। लेकिन यहाँ पे जो हम डाइल्यूशन देखनी है, डाइल्यूशन जब हम देखते हैं जहाँ पे जो इसने यहाँ पे इस्तेमाल की है दैट इज़ 1.1.01, जो हमारा स्टैंडर्ड डाइल्यूशन होती है वो तो ये होती है 10 ml 1 ml 0.1 ml, लेकिन यहाँ पे इसने डाइल्यूशन को इंक्रीज़ किया है 10 टाइम्स, तो यहाँ पर जो 10 टाइम्स आपका आंसर भी इंक्रीज़ होगा, दैट इज़ 330। ये आपको देखना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत सारे किए होंगे, तो इन पर आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी होती है। जहाँ पे ये आपकी जो सैम्पल साइज़ होगा ना मोर देन 3 होगा, उस टाइम पे अलग रूल्स लगते हैं थोड़े बहुत, लेकिन यहाँ पे वो कम चांसेस है कि वो आपको मोर देन 3 डाइल्यूशन देगा, 4 या 5 डाइल्यूशन देगा। वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट रूल लगता है, वो इस टाइम आपको बता नहीं सकते कि इस टाइम अभी टाइम ऑलरेडी कम है और वैसा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम ही है अभी। बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ से हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें करस्पॉन्डिंग इंडिकेटर्स देखने हैं। तो एजाइड मोड विंकल्स टेस्ट में हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड होता है, स्टार्च प्लस पोटेशियम आयोडाइड होता है हमारे पास यहाँ पे। तो ये डाइक्रोमेट मेथड फॉर केमिकल, इसमें आपका क्या होता है कि फ्राइन होता है आपको इसमें से, और EDT टाइटन मेथड फॉर हार्डनेस के लिए आपको तो पता ही है कि EBT इस्तेमाल होता है, और मोहर में आपको होता है पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम CrO4, पोटेशियम क्रोमेट इसमें इंडिकेटर इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर जो ब्रिक रेड कलर हमारा पास जो होती है वो टाइट्रेशन का एंड पॉइंट होता है। यह हम क्लोराइड्स के आइडेंटिफिकेशन में इस्तेमाल करते हैं इसको, तो आपको पता होगा। यह अच्छा क्वेश्चन है, इससे 4 क्वेश्चन निकलते हैं आपके, तो आपके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे भी क्लियर होने चाहिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे आपको समझना है कि आपको यहाँ पे पूछा है आपको कार्बोनेट एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, कार्बोनेट एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो कार्बोनेट हार्डनेस आपको पता है, ये जो हार्डनेस होती है मल्टीवैलेंट कैटायन एंड अनायन, मल्टीवैलेंट कैटायन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से अमूमन, और फिर माइन्यूट भी होते हैं बाकी सारे, लेकिन ये भी मेजर ये हैं। तो कार्बोनेट हार्डनेस एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस आपको ढूंढनी है यहाँ पे। तो जब हम कार्बोनेट हार्डनेस की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको ऑलरेडी जो कंसंट्रेशन है वो मिली इक्विवेलेंट में दी गई है, तो इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टोटल में यहाँ के 4 हैं, यहाँ पर 4 मिली इक्विवेलेंट, और 4 + 1 हो गए 5, तो 5 मिली इक्विवेलेंट ऑलरेडी है यहाँ पे। 5 × 50 जो आएगा वो आएगा 5 5 250, दैट इज़ 250 मिलीग्राम पर लीटर। लेकिन ये आपकी क्या है, ये आपकी टोटल हार्डनेस है, ये आपकी टोटल हार्डनेस है, आई समझ, टोटल हार्डनेस। तो फिर हमें पूछा गया है कार्बोनेट नॉन कार्बोनेट, और जो हमारे पास यहाँ पे कार्बोनेट हार्डनेस है, कार्बोनेट दैट इज इक्वल टू SCO3 वजह से ये बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट की वजह से होती हैं,
वो हमारे पास यहाँ पे है खाली कार्बोनेट की वजह से। दैट इज इक्वल टू 3.5 इंटू 50, वो कितना आएगा वो आप कैलकुलेट करिएगा। 3.5 इंटू 50 जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी, जैसे कि 5 5 25, 5 6 15 17, दैट इज़ 175। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 175 आएगी आपकी कार्बोनेट हार्डनेस। और जो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस आएगी यहाँ पे वो आएगी टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस, दैट इज इक्वल टू 250 माइनस 175, दैट प्रोबब्ली इक्वल टू 75। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे बी पार्ट। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगली क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये फॉलोइंग कैरेक्टर्स जो आपको बोला है स्लो सैंड फिल्टर्स में क्या क्या आपका सही है। पहला है कि फिल्ट्रेशन रेट है वो है 1.42 मीटर डे, यानी कि अगर इसको हम करेंगे वो तो है 100 to 200 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर, लेकिन यहाँ पे पर डे में दिया है, तो अगर हम इसको करेंगे ये आएगा 24 इंटू 4, दैट इज़ लाई बिटवीन दिस वैल्यू। तो पहला स्टेटमेंट सही है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लो, ये भी सही है। टिपिकल ड्यूरेशन ऑपरेशन इसका 3 मंथ होती है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो पहला एंड थर्ड स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला गया है कि वाटर टेबल इतने से आपका ड्रॉप होता है, इतने एरिया में आप हमें क्या करो, अमाउंट ऑफ वाटर एक्सप्रेस्ड ड्रेन्ड आउट, कितना हमने निकाला, यानी कि वील्ड निकालनी है यहाँ पे। तो हमें पता है कि स्पेसिफिक वील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन होती है इक्वल टू पोरोसिटी, दैट इज इक्वल टू, तो कौन सी वैल्यू दी गई है, स्पेसिफिक वील्ड आएगी यहाँ पर से 25 माइनस 5, दैट इज इक्वल टू 20%। तो फिर इसके हिसाब से आप निकल सकते हैं, ये आपकी स्पेसिफिक वील्ड है। स्पेसिफिक वील्ड आपका कितना यहाँ पर रेज डिक्रीज हुआ 100 सेंटीमीटर से, यानी कि 100 सेंटीमीटर से इंटू 1000 किलोमीटर स्क्वायर इंटू 20%। इसको आप एक ही यूनिट में कन्वर्ट करके, ये भी आप मीटर में कन्वर्ट करो, ये भी आप मीटर में कन्वर्ट करो, इसको आप 0.2 लिख लो, और ये जो भी वैल्यू आती है वो आपको स्पेसिफिक वील्ड हो जाता है यहाँ पे। अगर आपको स्पेसिफिक रिटेंशन बोलेगा तब आपको स्पेसिफिक रिटेंशन निकालनी है यहाँ से, और उसको तब जाके आपको बोलेगा कितना रिटेन होगा, कितना, ये नहीं बोलेगा कि कितना निकला यहाँ से, बोलेगा कितना रिटेन होगा। तो उस टाइम पे आपको ऐसे निकालना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई घबराने की बात नहीं है। और कभी कभार आपको ये सिंपल रिलेशन भी देता है एग्जाम में कि SY प्लस SN इज इक्वल टू N, यहाँ से कभी ये निकालो, कभी ये निकालो, कभी पोरोसिटी निकालो। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, इनका सम होता है इसके बराबर। फिर एक और अच्छा क्वेश्चन है कि क्रोन ऑफ द आउटगोइंग लार्जर डायमीटर स्फीयर इज ऑलवेज मैच्ड विद क्रोन ऑफ इनकमिंग स्मॉल डायमीटर स्फीयर, इट इलिमिनेट्स द बैकिंग ऑफ अ स्फेज ऑफ द इनकमिंग स्मॉलर डायमीटर स्फीयर। तो क्या बोला गया है कि अगर ये बड़ा वाला हमारे पास बड़ा वाला है और ये छोटा वाला है, ये छोटा वाला है, ये क्रोन आपको है ये मिलने चाहिए। ये क्यों मिलने चाहिए, क्योंकि जहाँ से पानी अगर आएगा ना वो यहाँ से बैक फ्लो नहीं होगा। तो सही बात है, सही बात है। अगर ये इसके नीचे होता, क्रोन नहीं मिलते, सपोज करो क्रोन नहीं मिलते एक दूसरे से, ये इसका क्रोन होता और ये इसका होता, तो पानी इसको अपोजिट डायरेक्शन में वापस आ जाता, तो जो हमारे लिए बिल्कुल ही नाफ़ायदेमंद बात होती, तो वो गलत बात होगी। तो यहाँ पर जो इसको है जो करेक्ट रीज़न है, असर्शन है, और इस रीज़न इसको पूरी तरह से दर्शाता है, तो इसका मतलब है इसका आंसर ए है। अगर दोनों सही होते और रीज़न उसका करेक्ट नहीं होता, उसको रीज़न को असर्शन को नहीं दर्शाता, फिर बी होता। अगर सी होता, फिर अगर ए हमारा सही होता, बी होता गलत, डी होता ए सही, और यानी कि ए गलत, असर्शन सही सही और रीज़न गलत, ये आपको पता ही है। तो ये 4 स्टेटमेंट के हिसाब से इनकी भी प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी होती है एग्ज़ाम में आने की। उसके बाद बोला गया है कि टाइटन्स, आपको टाइटन्स से यहाँ पे देखने हैं, अल्कलिनिटी के लिए कौन सी होती है, हार्डनेस के लिए कौन सी होती है, क्लोरीन के लिए कौन सी होती है। तो अगर आप देख तो इन सिंपल आपको मैच करना है यहाँ पे। तो अल्कलिनिटी से कौन मैच होगा, अल्कलिनिटी हम जो करते हैं, हम यहाँ पे N/50 H2SO4 होता है मेरे हिसाब से। उसके बाद हार्डनेस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हार्डनेस हम EDTA इस्तेमाल करते हैं। क्लोरीन में करते हैं हम क्लोरीन में करते हैं हम डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, सिल्वर नाइट्राइड, सोडियम थायोसल्फेट। तो अगर हम देखेंगे किसमें है कि 3,4 R का 1 क्लोरीन का सिल्वर नाइट्राइड एंड डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन का
हाँ बिल्कुल, डिसॉल्व्ड आर्सेनिक का सोडियम थायोसल्फाइड, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ये वाला आपका आर का 1 एंड डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का 2, हाँ बिल्कुल सही, सी पार्ट इसका सही है। उसके बाद बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की तरफ से। क्लोरीन इज समटाइम्स यूज इन स्वेज ट्रीटमेंट, क्लोरीन कभी कभार हम स्वेज ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं हम इसका इस्तेमाल? इसका अमूमन स्टूडेंट में कन्फ्यूजन होता है, तो कन्फ्यूजन नहीं करना है अपने आप को। टू अवॉइड फ्लोकुलेशन, यहाँ पे तो फ्लोकुलेशन का इस्तेमाल ही नहीं है, तो यह बात बिल्कुल गलत है। टू इंक्रीज बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया, टू अवॉइड बल्किंग ऑफ एक्टिवेटेड स्लज एंड टू हेल्प इन ग्रीज सेपरेशन। देखो अगर हम मुहाफ टैंक में हम इसका थोड़ा इस्तेमाल करते हैं, कभी कभार हम इसका क्लोरीन, कंप्रेस्ड क्लोरीन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उमूमन हम इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ से क्लोरीन टू अवॉइड द बल्किंग ऑफ एक्टिवेटेड स्लज, ताकि हमारा जो एक्टिवेटेड स्लज है उसकी बल्किंग ना हो, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसको। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है टू अवॉइड बल्किंग ऑफ एक्टिवेटेड स्लज। उसके बाद क्या है हमारा क्वेश्चन, एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी आपके 4 क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। थिकनिंग ऑफ स्लज, हम थिकनिंग ऑफ स्लज क्यों करते हैं? स्टेबलाइजेशन, कंडीशनिंग एंड रिडक्शन। थिकनिंग ऑफ स्लज किसको कहते हैं? डाइजेशन ऑफ स्लज, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ स्लज बाय केमिकल ऑक्सीडेशन, सेपरेशन ऑफ वाटर बाय फ्लोटेशन। बिल्कुल यही है कि सेपरेशन ऑफ फ्लड, तो ए का हो गया 4, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। उसके बाद क्या है? स्टेबलाइजेशन ऑफ स्लज, स्टेबलाइजेशन ऑफ स्लज इज स्टेबलाइजेशन मीन्स डाइजेशन ऑफ स्लज, सही है बिल्कुल। उसके बाद है कंडीशनिंग ऑफ स्लज, कंडीशनिंग ऑफ स्लज, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ स्लज बाय केमिकल ऑक्सीडेशन, by chemical oxidation is called conditioning of sludge, and इसका है 2, separation of water by heat or chemical treatment, separation करना पानी से by heat और chemical, या heat या chemical से, तो इसको क्या है मोस्ट अप्रोप्रिएट? कंडीशनिंग ऑफ स्लज, कंडीशनिंग ऑफ स्लज, जो आपस कंडीशनिंग ऑफ स्लज सी का 1 दिया गया है, यहाँ पे सी का 1 दिया गया है, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ स्लज बाय केमिकल ऑक्सीडेशन, और इसका दिया गया है इस वाले में दिया है 2, यानी कि कंडीशनिंग ऑफ स्लज, सेपरेशन ऑफ वाटर बाय हीट, और मेरे हिसाब से शायद इसका सी आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट है, मेरे हिसाब से सी है इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट। आप इसको मे बी आपने देखा होगा इस क्वेश्चन को, मेरे हिसाब से इसका सी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैव बीन मेड फॉर द एलिवेशन एंड टेम्परेचर टू एसर्टेन द स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रॉस्फेयर, 1060, 1030। तो यहाँ हमारे पास क्या करना है, सिंपली यहाँ पे टेम्परेचर की हमें देखना है कि अगर हमारा 1 किलोमीटर पर मीटर, 1 किलोमीटर में हमारा 6.4 से ज़्यादा होगा, तो फिर क्या होगा? अनस्टेबल, क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे जो कंडीशंस होगी वो कौन सी कंडीशंस होगी? वो होगी ELR इज़ ग्रेटर दैन ALR। तो अगर छोटा है ड्राई एडियाबैटिक से, ड्राई एडियाबैटिक यहाँ 9.4 हमारे पास होती है, 9.4 किलोमीटर पर मीटर के हिसाब से। अगर यहाँ पे आप पर किलोमीटर हिसाब से, यहाँ पे आपको कुछ मीटर्स ही दिए गए हैं, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, टेम्परेचर ग्रेडियंट 15.5 डिवाइड बाई 15 डिवाइड बाई 50, इसी तरीके से 14.3 डिवाइड बाई 15 बाई 130 माइनस 60, तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे से ग्रेटर दैन 10 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ ग्रेटर दैन 9.4 एंड 6.4, दैट इज़ ग्रेटर दैन ड्राई एडियाबैटिक कंडीशन, दैट इज़ यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है, जो यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो अनस्टेबल है, यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो अनस्टेबल है। इसमें क्या होता है हमारे पास, जब हमारा जो ELR होता है वो ग्रेटर दैन होता है, ELR हमारा ग्रेटर होता है दैन एडियाबैटिक लैप्स रेट, ये हमारा ELR ग्रेटर है एडियाबैटिक लैप्स रेट से। ये हमारा यहाँ पे हाइट वर्सेस टेम्परेचर होता है। फिर यहाँ पे दिया है इरिगेशन का क्वेश्चन। इरिगेशन का क्वेश्चन में क्या पूछा है कि टोटल जो कल्चरेबल कमांड एरिया है वो है 20,000। उसके बाद हमारे पास जो इंटेंसिटीज ऑफ इरिगेशन है वो 30% एंड 50% है ग्राम और वीट के लिए।
उसके बाद कोर पीरियड यह है गया दोनों, और बोला है कि डिस्चार्ज हमें निकालना है, डिस्चार्ज। तो ये सिंपली इस क्वेश्चन को लाने में ये है कि कंसेप्ट क्या है कि जब आपके पास दोनों ही यहाँ पे रबी क्रॉप हो या यहाँ पे खाफ क्या हो, उस टाइम पे क्या करना है आपको उस टाइम पे करना है कि डिस्चार्ज को आपको ऐड करना है, Q1 + Q2 जो भी फाइनल डिस्चार्ज उसको ऐड करना है। अगर आपको यहाँ पे रबी क्रॉप मिलेगी, एक खारिफ की एक क्रॉप मिलेगी, उस टाइम पे क्या करना है आपको मैक्सिमम लिखना है, मैक्सिमम ऑफ Q1 एंड Q2। बस कंसेप्ट इसमें यही था कि दोनों में उसको मैक्सिमम लेना है, यहाँ पे इनको सम करना है जहाँ वो आपको एक ही मिलेगी, क्योंकि अगर आप उसको एक किलो मैक्सिमम लोगे तो हो सकता है कि वो एक के लिए बराबर हो, दूसरे के लिए ना हो। तो इस टाइम से आपको क्या करना है कि अगर आपके अलग अलग है उस टाइम पे आपको मैक्सिमम लेना है, जहाँ पे आपको एक ही सीज़न की मिलेगी उस टाइम आपको ऐड करना है। और डिस्चार्ज कैसे निकालना है आपके लिए, आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल है। सिंपली आपको क्या करना है, आपको पता है कि ड्यूटी जो होती है वो होती है 864 अपॉन जो हमारे पास डेल्टा होती है और टाइम पीरियड होता है यहाँ से आपको ड्यूटी जो होती है वो किस वे हेक्टेयर मीटर क्यूब यानी कि हेक्टेयर पर मीटर क्यूब पर सेकंड। तो यही आपका तो डिस्चार्ज है, यहाँ से डिस्चार्ज यहाँ पे रहना है, ये डाटा यहाँ पे लेना है, यहाँ से डिस्चार्ज मिलेगी, दोनों के लिए अलग अलग मिलेगी, यहाँ पे 0.3 लेना है, यहाँ पे 0.5 से मल्टीपल करना है क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी इरिगेशन डिफरेंट है, और उनको लास्ट में सम करना है। आई समझ? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कैसे कल ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है कि आपको बोलेगा ये क्रॉप ऐसा है, ये क्रॉप ऐसा है, आप फाइनल डिस्चार्ज क्या होगा, वो सम होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, वो मैक्सिमम होगा। आपको उस टाइम पे देखना है कि सीज़न के हिसाब से आपको करना है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो उसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, ये इरिगेशन इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि अपलिफ्ट फोर्स पर यूनिट लेंथ अब बताया कितना अपलिफ्ट फोर्स होगा। यहाँ पे बच्चे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट दिया गया है इसको 24 को 10 के साथ मल्टीपल कर सकते हैं, 240 निकाल के डिफरेंट जगहों पे कैलकुलेट करेंगे, जिसकी वजह से आंसर रॉन्ग आ सकता है। लेकिन यहाँ को सिंपली आपको बोला गया है अपलिफ्ट आपको लेनी है। अपलिफ्ट होती है ड्यू टू वाटर प्रेशर। तो यहाँ पे जो होगा वो 5 मीटर वाटर है, यहाँ पे टेल वाटर इतना है, यहाँ पे हेड वाटर इतना है। तो बिल्कुल यहाँ पे सिंपली क्या है कि जो प्रेशर डायग्राम आएगी वो तो ऐसे आएगी, यहाँ पे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। यहाँ तो इनको अलग अलग इस वाले ट्रेपीजियम का एरिया लो, फिर इस वाले ट्रायंगल से ऐड कर लो, वैसे भी निकलेगा। इस वाले का पहले का हो, इस वाले का बाद में, इसके बाद ये वैसे भी निकलेगा। तो सिंपली कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ सिंपली कैसे करना है। यहाँ पे 50 आएगा, 5 इंटू गामा डब्ल्यू, यहाँ पे आएगा 65 इंटू गामा डब्ल्यू। ये भी वैल्यू निकली, ये भी वैल्यू निकली। फिर क्या करना है, ये वैल्यू तो इससे ज़्यादा ही, ये तो सिंपल सी बात है, इसकी टेल वाटर से तो ज़्यादा ही वैल्यू आएगी अपलिफ्ट की। तो जो भी टेल वाटर पे वैल्यू आएगी, यहाँ पे आएगी 50 आपको, तो इस 50 को करना है ऐड आपको 1/3 ऑफ जो अभी हेड पे आएगी ना 650, इनको सब्ट्रैक्ट करना है जो यहाँ पे टेल पे आई है, दैट इज़ 50। बस जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे इसकी जो आएगी, यहाँ पे आपको बोला गया था क्या आएगी आपको अपलिफ्ट फोर्स कहाँ पे, इस जगह पे, यानी कि जहाँ पे आपने क्या लगाई है, जहाँ पे आपके ड्रेन होल्स लगे हैं, यानी कि आपने यहाँ इन्फिल्ट्रेशन गैलरी लगाई है, उस जगह पे कितनी आपकी आएगी अपलिफ्ट फोर्स। तो उस वहाँ पे इतनी अपलिफ्ट फोर्स आती है USBR के अकॉर्डिंग। तो बिल्कुल सिंपली ऐसे करना है आपको, यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, फिर यहाँ पे इन्हें वैल्यू निकालनी है, यहाँ से इसकी वैल्यू ज़्यादा ही है, इसको ऐड करना है 1/3 ऑफ 650 माइनस 50। तो सिंपली इसको आंसर यहाँ से निकलेगा। वो भी आपको समझ में आया होगा। उसके बाद बढ़िया क्वेश्चन एक और है, यहाँ पे हाइड्रोग्राफ का क्वेश्चन है। बोला गया है कि द यूनिट हाइड्रोग्राफ रेफर्स टू कैचमेंट ऑफ एरिया। आपको पता है कि ये जो डिस्चार्ज वर्सेस यहाँ पे टाइम, जो यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो भी एरिया होता है ना, वो आपको वॉल्यूम देता है, दैट इज सिंपली जब इसका वॉल्यूम आप निकालोगे ना तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स करोगे इसका, क्योंकि ये ट्रेपीजियम है। सिंपलेस्ट वे में आपको ट्रायंगल दे सकता है, यहाँ पे ट्रेपीजियम क्या है, तो यहाँ पे 28 + 4 यूनिट्स आएगा इसका सम ऑफ पैरेलल इनटू हाइट आएगी, फिर इसको 24, और यहाँ पे 20 ये आवर में दिया है तो इसको आप सेकंड में कन्वर्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पे ये वॉल्यूम को दर्शाएगा, एरिया इंटू 0.01 क्यों, क्योंकि हमारे पास जो यूनिट हाइड्रोग्राफ होता है वो 1 सेंटीमीटर रेनफॉल को दर्शाता है, 1 सेंटीमीटर रेनफॉल को दर्शाता है। तो ये 0.01 यहाँ आएगा इसके नीचे से, तो यहाँ पे आपको एरिया मिल जाएगा।
आई समझ आपको? तो सिंपली ऐसे करना है और कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल है और यूनिट्स का ध्यान सही से रखिएगा। यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे किलोमीटर स्क्वायर है, तो जब आप इसको करिएगा तो मेनली शायद इसका जो आंसर है वो 138.24 किलोमीटर स्क्वायर आएगा। आपको कैलकुलेटर है आराम से करिएगा और यूनिट्स का खास ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करिएगा। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कैसे करना है। उसके बाद क्या क्वेश्चन दिया गया है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन आपका बेस है। यहाँ पे जो आपका SPF होता है, इसमें आपको मेनली आपको SPF जो स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड, मैक्सिमम प्रोबेबल फ्लड, वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये वाली क्वेश्चन कभी कभार आ सकती हैं। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस जो भी है कि 1 बाय टाइम पीरियड होती है। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एक्सीडेंस होती है, जो भी प्रोबेबिलिटी यहाँ से आएगी क्यू को होता है बराबर 1 - P प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एक्सीडेंस। तो यहाँ पे बोला गया है कि रिस्क दैट द स्ट्रक्चर विल बी ओवर टॉप्ड इन द 3rd ईयर, यानी कि मतलब ये है कि आप कैलकुलेट करिएगा रिस्क क्या है कि स्ट्रक्चर ओवर टॉप होगा, लेकिन किस ईयर में होगा, 3rd ईयर में होगा। यानी कि पहले ईयर में भी नहीं होगा, दूसरे ईयर में भी नहीं होगा, लेकिन तीसरी ईयर में वो ओवर टॉप होगा। तो सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एक्सीडेंस तो 1/P है। तो अगर यहाँ पे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस क्या है, वो है 1/20, क्योंकि टाइम पीरियड तो 20 दिया है, 20 ईयर का दिया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एक्सीडेंस क्या होगा, 1 - 1/20, दैट इज़ 19/20। तो फिर आपके पास कैलकुलेटर है, पहले साल में भी ये एक्सीड नहीं होगा, दूसरे साल में भी ये एक्सीड नहीं होगा। सिंपली जैसे हम बचपन में करते थे कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी, वैसे ही करनी है। तो तीसरे साल में ये ओवर टॉप होगा, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दैट इज़ इक्वल टू 1/20। तो इनका कैलकुलेशन करना है इन तीनों का, तो जो भी आंसर आएगी दैट इज इक्वल टू, जो भी आपको निकलेगा वो होगी कि दैट द स्ट्रक्चर विल बी ओवर टॉप्ड इन द 3rd ईयर। ऐसे भी आपको अलग क्वेश्चन दे सकता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो फ्लड है ये 1 साल में एक्सीड होगा ही होगा, दैट इज रिस्क। 1 साल में, मिनिमम 1 साल में तो होगा ही होगा, दैट इज रिस्क की बात करेगा उस टाइम पे, रिस्क की बात करेगा। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं हम उस टाइम पे, हम बोलते हैं कि हम तो ये आपको पढ़ना NCR PR Q(n-R), ये तो आपको पता ही है। NC0 आपको पता ही है, NC0 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1 बार। सिंपली उस टाइम पे आपको निकालनी है, रिस्क निकालनी है, जो रिस्क होती हैं, और दैट इज रिस्क को नॉन रिलायबिलिटी भी बोलेगी। वो रिलायबिलिटी होगी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिलायबिलिटी होगी कि रिस्क नहीं है, वो कभी भी नहीं आएगा, वो वाली फ्लड कभी भी नहीं आएगी। वैसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा, वो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, उनको आप निकाल सकते हैं। 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस से वो आसानी से निकल जाते हैं। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, ये वाली क्वेश्चन जो है ये ट्रांसपोर्टेशन की क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या बोलते हैं इसमें। बोला कि 2 बुटन सैम्पल्स X एंड Y हैव सॉफ्टनिंग पॉइंट 45 एंड 60। फिर स्टेटमेंट दिया गया है, बोला है कि विस्कोसिटी ऑफ X विल बी हायर दैन दैट ऑफ Y एट द सेम टेम्परेचर। एक ही टेम्परेचर पे विस्कोसिटी X की ज़्यादा होगी दैन दैट ऑफ Y। क्या ये सही है? हम देख सकते हैं यहाँ पे बोला गया है कि सॉफ्टनिंग पॉइंट इसका 45, ये 45 डिग्री पे ही सॉफ्ट होता है, ये 65 पे होता है। को जो जितना सॉफ्ट जल्दी होगा उसकी उतनी ही विस्कोसिटी कम है। इसने बोला है विस्कोसिटी ऑफ X विल बी हायर, तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती तो फिर इसका ये भी सॉफ्टनिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता, लेकिन ये बात गलत है। तो पहली बात तो गलत हो गई, जो फर्स्ट इज फॉल्स तो है इसमें भी और इसमें भी है। तो देखते हैं उसके बाद क्या बोला है कि पेंट्रेशन वैल्यू ऑफ X विल बी लेसर दैन दैट ऑफ Y अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। पेंट्रेशन वैल्यू ऑफ X, जो पेंट्रेशन वैल्यू होगी X की, जो पेंट्रेशन वैल्यू होगी X की वो लेसर होगी। कैसे लेसर होगी? ये तो सॉफ्ट होता है कम टेम्परेचर पे, कम टेम्परेचर पे ही सॉफ्ट होता है, लेकिन मतलब कि पेंट्रेशन इसमें ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू पेंट्रेशन ऑफ X विल बी लेसर। ये भी गलत बात है। पेंट्रेशन कब कितनी ज़्यादा होगी कि कोई नीडल जो नीडल हैं, ये 5 ग्राम की जो नीडल हम करते हैं इसमें से वो ज़्यादा पेंट्रेट हो पाएगी अगर इसकी क्या है, अगर ये ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इसके हिसाब से ये पूरा पेंट्रेशन ऑफ X विल बी लेसर, ये तो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो ये सॉफ्ट भी कम टेम्परेचर पे हो रहा है, मतलब ये सॉफ्ट ज़्यादा है, तो पेंट्रेशन वैल्यू इसकी ज़्यादा होगी। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, दैट इज 3rd स्टेटमेंट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये बात आप समझिएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्या बोला है, तो यहाँ पे आपकी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ की रेडियस ऑफ
रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ रिजिड पेमेंट स्पीकर डिनोट बाई, वो आपको पता है कि एल जो होती है वो होती है बराबर किसके, ई एच क्यूब डिवाइड बाई 12K 1 माइनस म्यू स्क्वायर रेज अपॉन 1/4। तो आपके पास कैलकुलेटर है, सारी वैल्यूज़ दी गई हैं। देखो लेंथ चेंज नहीं हो रही, ब्रेड्थ चेंज नहीं हो रही, यहाँ पे आपकी थिकनेस चेंज हो रही है, ई भी सेम है, म्यू भी सेम है, तो खाली दो ही चीज़ ये वैल्यू चेंज हो रही हैं। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या करोगे, वो एच क्यूब है, पी का है, पी का पूछ रहा है पहले, तो एल पी बाई एल क्यू आएगा, h बाई 0.5h का क्यूब। इन द सेम वे वी हैव k, तो k क्या दिया है इसका, k इसका दिया है 2K, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो इसका क्यूब करना है और उसका रेज पर 4 करना है। कैलकुलेटर आपके पास आराम से अवेलेबल है, जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे ठोक देनी है। और यहाँ पे आपको एक बात, एक क्वेश्चन दूसरी तरीके से भी फ्रेम करता है, बोल रहा है कि जो आपका रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ आप समझो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक ई के, एच क्यूब के भी है, मतलब डायरेक्टली तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन जो स्टेटमेंट कभी दे देता है ऐसे ही देता था कि इसके डायरेक्टली है, उसके इन्वर्सली है, के इन्वर्सली है, एल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के। लेकिन बात यहाँ पे है कि म्यू की जो पॉइसन्स रेशो दिया है यहाँ पे, उसके ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, इसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, क्योंकि जितना म्यू का वैल्यू ज़्यादा होगी उतना 1/म्यू स्केयर की वैल्यू क्या होगी, उतना 1/म्यू स्केयर, अगर म्यू की ज़्यादा वैल्यू होगी 1/म्यू स्केयर उतनी कम होगी, और उतनी ही एल की वैल्यू इंक्रीज होगी। आई बात समझ में। तो ये एल इज़ नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू आल्सो, ये आपको ध्यान रखनी है ये वाली बात। तो थैंक यू गाइस, ये पूरे 50 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके कंप्लीट होते हैं। होपफुली ये आपको काफ़ी मदद देगी और काफ़ी आप आंसर किया होगा। तो अगर आपको कुछ भी लगा हो कि कहीं भी तरीके से आपका हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज़ को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, उसको लाइक करिएगा। तो थैंक यू ऑल गाइस, थैंक यू।